नमस्कार साथियों, जय सनातन वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है तांडव कोच सुनील चौधरी, डिजिटल सक्सेस कोच, आप सभी को फुल सपोर्ट देने वाला। और आज का लाइव थोड़ा अलग होने वाला है। थोड़ा आग जलेगी और थोड़ा-सा दिमाग खराब भी होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 6 घटनाओं की जिनसे पता चलता है कि दुनिया बदल रही है और भारत जाग रहा है। करनूल की त्रासदी से लेकर बिहार की राजनीति और सोने की कीमत से लेके इसरो की उड़ान तक, हर एनालिसिस में छिपा है एक मैसेज जो आपको समझना होगा अगर आप भारत के भक्त हैं, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं। तो जल्दी से बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं ये लाइव? कमेंट बॉक्स खुला है और हाँ, लाइक का बटन दबाइए ताकि ये आवाज़ और लोगों तक जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक लाइव नहीं, ये एक विचार क्रांति है। और आज का लाइव थोड़ा मस्त रहने वाला है। कभी रोस्ट होगा, कभी एनालिसिस और कभी दिल से बात होगी। तो अपने सुपर थैंक्स रेडी रखिए, क्योंकि आज के लाइव में आपको एक-एक बात अंदर तक छूने वाली है। तो चलिए, बिना वक़्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लोसिव लाइव। पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश के कुरनूल से आई वो दर्दनाक खबर, जिसने पूरे भारत को हिला दिया। और हम समझेंगे कि इस घटना में सबक क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसने दिल हिला दिया। आंध्र प्रदेश के करनूल से आई वो दर्दनाक त्रासदी, जहां एक ही पल में 20 लोगों की जान चली गई। और सुनिए, ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये इंसान की लापरवाही और तकनीक की अहंकार की कहानी थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक शराबी बाइक सवार रात को हाईवे पर सीधा एक बस से टकरा गया। बस में आग लग गई और वो आग कुछ ही सेकंड में भयानक विस्फोट में बदल गई। क्यों? क्योंकि बस में 234 रियलमी के स्मार्टफोन्स का कंसाइनमेंट था और उन सब में लगी थी लिथियम बैटरियां। अब सोचिए, जो बैटरी हमारा फोन चलाती है, वही जब फटती है तो पूरी बस को राख बना देती है। यहाँ 3 चीजें समझना जरूरी है। नंबर 1, ड्रंक ड्राइविंग। भारत में हर दिन 400 से ज्यादा लोग मरते हैं पर हमारी सड़कों पर अब भी शराबी आजाद घूम रहे हैं। लॉ है, पर इस लॉ का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक कोई कड़ी सजा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और कड़ी सजा की जब बात की जाती है, तो हमारे देश में कड़ी सजा उनको दी जाने लगती है जो कि उतने ज्यादा दोषी नहीं होते हैं। जो उतने ज्यादा दोषी होते हैं, उनको सजा उतनी कड़ी नहीं मिलती है। जो आदमी शराब पीकर दूसरे की जान ले रहा है, उसे कानूनी सजा तो मिलनी ही चाहिए, उसे नैतिक सजा मिलना भी जरूरी है। दूसरा सबक यहाँ पर यह मिलता है कि मोबाइल कंपनियां अरबों कमा रही हैं, पर कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि बैटरी सेफ्टी का क्या हुआ। कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ, नहीं हुआ, कोई बैटरी का स्टैंडर्ड है या नहीं है। हम रोज फोन चार्ज करके छोड़ देते हैं, पर नहीं जानते कि क्या वो टाइम बम बन सकता है। और नंबर 3 है सिस्टम फेल्योर। 234 बैटरियां एक बस में जा रही थी। ना तो बस की जांच हुई, ना सर्टिफिकेट हुआ, ना कोई अलर्ट। यानी सिस्टम बस नाम का है। अगर उस बस में 234 बैटरियां ना होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। क्योंकि 234 बैटरियां एक ही जगह रखी हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा। उसने इम्पैक्ट को और ज्यादा कर दिया। पर यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, पर जो ईश्वर के भक्त हैं, वो जरूर मानेंगे कि हम भी प्रकृति के साथ तरह तरह से खेल रहे हैं। परंतु क्या आप सहमत हैं कि इस प्रकृति में जो भी होता है, सब ईश्वर इच्छा से ही होता है? तो ये सब हमने एनालिसिस किया, बट अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सब ईश्वर इच्छा से होता है। तो ईश्वर को समर्पित कीजिए और आगे बढ़िए। और ये भी सोचिए कि वो लोग जो बस में बैठे थे, शायद किसी शादी में जा रहे थे, किसी इंटरव्यू में, किसी परिवार से मिलने। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक नशेड़ी की मूर्खता और टेक्नोलॉजी की आग उनकी जिंदगी के आखिरी सफर बन जाएगी। ये सिर्फ 20 मौतें नहीं थी, ये 20 चेतावनियां हैं भारत के लिए। पर मैं फिर वही कहूंगा कि भैया, इस चेतावनी को लोग लेंगे या नहीं लेंगे, वो सोचने वाली बात है। वैसे यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं कि अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे 10 साल की जेल होनी चाहिए, 10 लाख का जुर्माना होना चाहिए। अब जो लोग शराब पीते हैं, जो मेरा आइडिया है, उनको उनके बैंक बैलेंस में 20,000 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ये सुझाव तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट हाँ, सजा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसका धुआं निकल जाए। दूसरा है कि लिथियम बैटरी ट्रांसपोर्ट की रोडवेज बस में, सवारी बस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए
इसके ऊपर भी एक नियमावली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस में किसी ने ₹100 दिए, ₹200 दिए और उसमें आप सामान रख दोगे। बस में सवारियाँ होती हैं, सवारियों की सुरक्षा सरकारी बस का, प्राइवेट बस का, जो भी बस है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। पर ज़िम्मेदारी समझ कौन रहा है? जहाँ लालच आया, ₹100-200 दिए, ₹500 दिए, कार्टून रख दिया। ₹100-200 दिए, बकरियाँ भी चढ़ा लेते हैं बस में। ₹100-200 दिए, 2 बंदर भी बिठा लेंगे, लंगूर भी बिठा लेंगे। सवारी बस है कि ड्रामा है भाई? तो बस में जो सामान रखा जा रहा है, जैसे हवाई जहाज़ में रखा जाता है, उसकी जाँच होती है। मेरे हिसाब से बस की भी ज़्यादा नहीं तो हल्की-फुल्की जाँच तो होनी ही चाहिए। उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर मनमर्जी करते रहते हैं, जहाँ मर्जी उल्टे-सीधे घटिया ढाबों पर गाड़ी रोक देते हैं। वहाँ पर भी सवारियों का फर्ज भी बनता है कि आवाज़ उठाएँ और प्रशासन का फर्ज भी बनता है कि थोड़ा-सा नियम कानून जो है ठीक करें। सरकारी बसों की या बसों की जो पब्लिक बस हैं, उनका कोई सिक्योरिटी का हिसाब-किताब तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? पूरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कुछ-कुछ होना चाहिए और नेशनल हाईवे पे सीसीटीवी वगैरह जो है और बढ़ा देना चाहिए। अगर फ़ोन आपका गरम हो रहा है तो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें या उसका डेटा ऑफ कर दें, उसे बैटरी सेवर पे डाल दें। जो सबसे बेस्ट तो है आप स्विच ऑफ कर दें। अपने फ़ोन में ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। रात भर अपने फ़ोन को चार्जिंग पर कभी भी ना छोड़ें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बस हो। जैसे ध्यान रखें कि फ़ोन आपका चार्ज हो गया है, हटा दें और अगर आपका फ़ोन 2 साल से पुराना है या उसकी बैटरी 2 साल से पुरानी है तो बदलवाइए, ठीक है? सस्ते नकली चार्जर का फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। भगवान से प्रार्थना है कि जो 20 परिवार हमारे शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को शक्ति दे आगे बढ़ने में। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार चुनाव की जंग, मोदी बनाम जनता के भरोसे की परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार चुनाव की जंग को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार चुनाव की जंग, मोदी बनाम तेजस्वी, जनता के भरोसे की परीक्षा। अब जरा ध्यान दीजिए मित्रों, बात करते हैं हमारे प्यारे बिहार की, जिसकी राजनीति उतनी ही मसालेदार है जितना पटना का लिट्टी चोखा। और इस बार की जंग तो सीधी है, एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। क्या बात कर रहे हो? यानी प्रशांत किशोर कहीं है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यानी अनुभव बनाम युवा जोश की टक्कर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पटना से एनडीए कैंपेन का शंखनाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर सीएम फेस बना दिया है। मतलब अब मैदान सज चुका है, पोस्टर लग चुके हैं, नारे गूंज चुके हैं और सोशल मीडिया पर बिहार का बेटा बनाम दिल्ली का विकास ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए एनडीए के पास एक्सपीरियंस है, फंड्स हैं, लेकिन आरजेडी के पास यूथ एनर्जी है और भावनात्मक जुड़ाव है। और बिहार की राजनीति में इमोशन हमेशा इक्वेशन से हरा देता है, इमोशन जीतता है। मेरा मानना है दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है? नंबर एक वो है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तेजस्वी कह रहे हैं 15 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन सवाल यह कि बिहार में इंडस्ट्री कहाँ है? जवाब है कहीं नहीं। तो फिर नौकरी आएगी कहाँ से? क्योंकि अगर पूरे 5 साल भी तेजस्वी की सरकार चले तो मुझे लगता है कि वो 1 लाख नौकरी देना भी टाइट काम है। 15 लाख की तो बात दूर है। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन। मोदी नीतीश कहते हैं सड़कें, पुल, एयरपोर्ट बनाए, लेकिन जनता पूछती है भाई रोजगार कहाँ है? अब बिहार में सड़क तो बनी है पर ट्रक वाला तो झारखंड का है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कास्ट पॉलिटिक्स। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, भूमिहर, हर चुनाव में वही पुराना खेल चल रहा है। कोई भी पार्टी विकास की जात नहीं बनाना चाहती। तो असल में ये जंग विचारों की नहीं, वोट बैंक की खींचतान की जंग है। ठीक है। तो बात करते हैं सच की, जो कोई नहीं बोलता। दोनों तरफ से बहुत बातें होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार का युवा अब इन दोनों से ऊब चुका है। वो न लालू की यादों में जीना चाहता है, ना नीतीश के यू टर्न्स में फंसना चाहता है। वो बस एक मौका चाहता है कि बिहार का नाम गरीबी नहीं, ग्रोथ के लिए लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप बिहार का नाम गरीबी के लिए नहीं चाहते हो तो फिर तरक्की के लिए वोट दीजिए। जाति धर्म छोड़कर तरक्की के लिए वोट दीजिए। जातिवाद बिल्कुल भूल जाइए। अपनी तरक्की करनी है तो जातिवाद भुलाकर आपको राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए वोट करना होगा। आप कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में क्या है? नौकरी, कानून व्यवस्था, जातीय राजनीति या कुल मिलाकर सारा का सारा विकास? कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, ये चुनाव सीधा-साधा नहीं है, ये चुनाव 5 से 10 सीटों के मार्जिन वाला है, जहां हर वोट इम्पोर्टेंट है। मेरा अनुमान है किसी भी तरफ 60-40 का स्प्लिट हो सकता है। अगर यूथ ने ज़्यादा वोट डाला, तो तेजस्वी यादव जीत सकते हैं, और अगर महिलाओं ने वोट ज़्यादा डाला, तो मोदी की सरकार दोबारा बनेगी बिहार में। और हाँ, इस बार सोशल मीडिया का गेम भी ज़बरदस्त है। आरजेडी के पास जोश है, बीजेपी के पास सिस्टम है। अब देखते हैं कौन बिहार का एल्गोरिदम हिट करता है। मेरा मानना है बिहार को आज नेता नहीं, विज़नरी चाहिए। प्रशांत किशोर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, जो मौका मिलते ही मुल्ला टोपी पहन ले। वो जो बोले कम और करे ज़्यादा, ऐसा नेता चाहिए बिहार को। इसमें नीतीश शायद फिट बैठता है, क्योंकि बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं, बस भरोसा करने वाले हैं, और भरोसा जब टूटता है तो सत्ता भी टूट जाती है। चलो अब थोड़ा मूड बदलते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा अलग और दिलचस्प है। अगला टॉपिक है सोना यानी गोल्ड, जो एक वक़्त में इन्वेस्टमेंट का किंग था। आज गिरकर 1.25 लाख तक आ गया। क्यों गिरा? क्यों डरा? और अब क्या करना है निवेशकों को? चलो जान लेते हैं गोल्ड की दुनिया की सच्चाई। गोल्ड पर बात करेंगे। आप में से कितने लोगों ने पिछले कुछ महीनों में गोल्ड खरीदा है? ज़रा कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगली खबर सुनकर आपकी आँखें खुल जाएँगी। सोना जो है 1,33,000 से 1,25,000 तक आ गया है। वो सोना जिसे हम कहते थे सेफ इन्वेस्टमेंट, आज उसी में सबसे ज़्यादा पैनिक है। अब लोग पूछ रहे हैं, गुरुजी सोने का क्या होगा? तो सुनिए, गिरावट एक दिन की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो दुनिया में डॉलर डोमिनेंस के खिलाफ बन रही है। देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है, गोल्ड कमजोर पड़ता है, और अभी अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रखी हैं, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा है। तो सारा ग्लोबल मनी फिर से डॉलर में भाग रहा है, यानी गोल्ड से निकलकर ग्रीन पेपर में जा रहा है। पर असली सवाल ये नहीं कि सोना गिरा क्यों, असल सवाल है कि भारत क्या कर रहा है। आज भारत अपने रिजर्व में लगातार गोल्ड नहीं, बल्कि रुपी पावर बढ़ा रहा है, क्योंकि अब भारत कह रहा है वी डोंट ट्रस्ट द डॉलर, वी ट्रस्ट आवर डेटा। और यही असली कहानी है। गोल्ड का गिरना सिर्फ मार्केट इवेंट नहीं है, ये पावर शिफ्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। भारत, चीन, रूस, यूएई सब ने अपने करेंसी डील्स अब डॉलर से हटाकर लोकल में शुरू कर दिए हैं। मतलब डॉलर को हिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरा कहना है, अगर आप निवेशक हैं तो टेंशन मत लीजिए, ज्यादा डरिए मत। गोल्ड गिरा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर गिरावट के पीछे एक नया अवसर होता है। ये समय है अपने असेट्स को डाइवर्सिफाई करने का। थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, थोड़ा सा डिजिटल असेट, और सबसे जरूरी है नॉलेज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो इंसान मार्केट को समझता है वो कभी मार्केट से नहीं डरता है। अब आप बताइए कमेंट में, आपने गोल्ड में निवेश किया था या नहीं? और क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले 5 साल में डॉलर को टक्कर देगा? एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइव सिर्फ सूचना है, ये एक आंदोलन है, भारत के डिजिटल जागरण का आंदोलन। दोस्तों, बात करेंगे एक दिलचस्प खबर की, जो भारत की सड़कों से जुड़ी है। ओला, उबर और रैपिडो की दुनिया में अब एक नया देसी चैलेंजर उतर आया है, भारत टैक्सी, जो कह रहा है नो कमीशन, नो एक्सप्लॉयटेशन, प्योर इंडियन राइड रिवॉल्यूशन। आइए जानते हैं ये आखिर में कंपनी क्या है, क्यों ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, और क्या ये वाकई ओला उबर को हिला देगी। मित्रों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे डिजिटल इंडिया में नई उम्मीद जगा दी है, भारत टैक्सी। नाम ही काफी है ना? एकदम देसी, एकदम सरल और एकदम स्वाभिमानी। आप सब ओला उबर का नाम तो जानते हैं, 10 मिनट में राइड मिल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस 10 मिनट के पीछे ड्राइवर से कितना कमीशन वसूला जाता है? 30, 35 और कभी कभी 40% तक। मतलब जो पसीना बहा रहा है, कमाई किसी और की जेब में जा रही है। यहीं से शुरू होता है भारत टैक्सी की कहानी। एक ऐसी भारतीय प्लेटफॉर्म जो कहता है ड्राइवर हमारा भागीदार है, नो कमीशन, नो एक्सप्लॉयटेशन। इस ऐप का मॉडल बहुत सरल है, ड्राइवर को पूरा किराया मिलेगा, कस्टमर सीधे पेमेंट करेगा, कोई मिडिलमैन नहीं, और सबसे बढ़िया, देसी ओनरशिप। मतलब विदेशी फंडिंग नहीं, भारतीय सोच और भारतीय टीम। कमाल है, भारत टैक्सी अगर सच में बढ़िया काम कर गई तो बेस्ट विशेष। अब आप सोचिए, हर शहर में भारत टैक्सी फैल गया तो ओला उबर वालों की रात की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि कमीशन ही नहीं मांग रहा है वो। अब देश के लाखों ड्राइवर भाई जो आज ईएमआई, पेट्रोल और कमीशन के बीच कुचले जा रहे हैं, वो सच में फ्रीडम फील करेंगे?
यही तो असली डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन है, जहां ऐप भी भारतीय, मालिक भी भारतीय और कमाई भी भारतीय और कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये बदलाव सिर्फ टैक्सी तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, जहां भारत अब कह रहा है वी डोंट जस्ट कंज्यूम एप्स, वी क्रिएट देम। और यही विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, मेक इन इंडिया, यूज इन भारत, अर्न फॉर भारत। आज जो युवा सही स्किल सीख रहा है, वो कल डिजिटल एम्पायर बना रहा है। और भारत टैक्सी जैसे मॉडल दिखा रहे हैं कि अगर विजन साफ है तो मार्केट झुकती है। मतलब आनंद ही कर दी है यार, ड्राइवर का कमीशन ही खत्म, देना ही नहीं पड़ेगा उसको। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या भारत को हर सेक्टर में अपनी देशी कंपनी लानी चाहिए? कमेंट में बताइए। फूड के लिए जोमेटो चाहिए या अन्न भारत? कैब के लिए ओला चाहिए, भारत टैक्सी? और अब चलते हैं आज के सबसे संवेदनशील, सबसे गंभीर और शायद सबसे जरूरी टॉपिक की तरफ, जहां बात आतंकवाद से जुड़ी है, जहां सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा का है। क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक आईएसआईएस का जाल फैलाने की कोशिश हो रही है। और इस बार उनका निशाना सिर्फ एक मॉल नहीं, हमारा सिस्टम है, हमारी सोच है। तो आइए अगले सेगमेंट पर आतंक के पीछे न्यायिक कमजोरी की सच्चाई बात करेंगे। भारत में आईएस का खतरा, आतंक के पीछे न्यायिक कमजोरी की सच्चाई। मित्रों, कभी कभी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, वो एक चेतावनी होती हैं। और आज दिल्ली से आई खबर ऐसी ही है, जहां दो नौजवान उम्र बस 19 और 20 साल, 19 और 20 साल आईएसआईएस के लिए काम करते पकड़े गए। सोचिए, जिस उम्र में उन्हें देश बनाना था, वो देश को उड़ाने की साजिश कर रहे थे। ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है। दोनों ने शपथ ली थी आईएसआईएस के खलीफा के नाम पर। दिल्ली के साकेत मॉल, जहां रोज सांसद, मंत्री, जज और विदेशी आते हैं, वो मॉल इनका टारगेट था। जो सिर्फ मॉल नहीं, उसकी पार्किंग तक को उड़ा देने की साजिश थी, क्योंकि वो जानते थे पार्किंग में एसयूवी खड़ी है, 60-60 लीटर के टैंक है पेट्रोल के, एक आग लगी है पूरा इलाका राख हो जाएगा। ध्यान आ रहा है कोई डायलॉग आपको? आतंकवादी के पिल्ले हैं। अब बताइए, ये साजिश अगर दिल्ली पुलिस ना पकड़ती तो आज हम सब किसी और न्यूज पर चर्चा कर रहे होते, किसी और न्यूज पर। समझ रहे ना आप? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस और एनआईए को, जिन्होंने वक्त रहते इन्हें दबोचा। पूरा देश आभारी है, दिल्ली आभारी है। ये बच्चे आतंकवादी कैसे बने, या ये पैदा ही आतंकवादी हुए थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत में बैठकर 19 और 20 साल के बच्चे आतंकवादी बन गए, जो दिल्ली के इतने बड़े मॉल को उड़ाने की सोच रहे थे। दोस्तों, मेरा मानना है इसका जवाब सिर्फ एक है, हमारा सिस्टम सड़ा हुआ है। कानून इतना कमजोर है कि आतंकवादी भी बेल पर घूम रहे हैं। भोपाल वाला अदनान, जिसने ज्ञान व्यापी केस के जज को धमकी दी, वो भी बेल पर बाहर था। और बेल किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर। मानवाधिकार का नाम लेके दानवों के अधिकार बचाए जा रहे हैं हमारे देश में। यहाँ आतंकी के हक की चिंता है, लेकिन पीड़ित के जीवन की कोई बात नहीं करता। आप सोचिए, अमेरिका से अगर कोई आतंकवादी पकड़ो तो 40 साल जेल और सीधे फांसी। रूस में पकड़ो तो सीधा जवाब देशद्रोह, माफ नहीं होता। सिंगापुर में पकड़े जाओ तो 1 हफ्ते में सजा तय। और भारत में अगर पकड़ ले तो मानव अधिकार, मानव अधिकार आके आतंकवादियों को बचाता है हमारे देश में। यही वजह है कि भारत में अदनान पैदा हो रहे हैं और जापान में नहीं हो रहे, क्योंकि वहां सिस्टम धर्मनिष्ठ है और यहाँ सिस्टम डरपोक था पिछले 70-80 साल से। अभी इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कब तक हम आतंकियों को माइनर बोलकर, मानव बोलकर बचाते रहेंगे? कब तक हमारे जज एविडेंस नोट स्ट्रॉन्ग कहकर छोड़ते रहेंगे? कब तक हम टॉलरेंस के नाम पर अपने ही धर्म, अपने ही देश से माफी मांगते रहेंगे? कमेंट में बताइए, क्या भारत को यूनिफॉर्म लॉ चाहिए या नहीं? क्या आप सबके लिए इक्वल पनिशमेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए? जो आतंक करे उसे सालों तक, 1 साल के अंदर फांसी मिले, क्या बेटर है? सालों तक? भारत के लिए क्या ज्यादा बेटर है? दोस्तों, मेरा मानना है अगर भारत को बचाना है तो 3 कदम बड़े जरूरी हैं। समान शिक्षा नीति, सबको एक जैसी शिक्षा मिले। समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक कानून। आतंक और झूठे अकाउंट पर सख्त सजा, कोई रियायत नहीं। क्योंकि जो देश झूठ को सहता है वो धीरे धीरे मरता है, पर भारत को अब मरना नहीं है, उठना है, सनातन की शक्ति से और न्याय की ताकत से। भारत को अब सिर्फ टेरर फ्री नेशन नहीं बनना है, भारत को बनना है सच्चाई बेस्ड सिविलाइजेशन।
जहां हर बच्चा बोले मैं डर के नहीं धर्म के साथ जीता हूं। और साथ ही इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन प्लस जागरूकता। जो लोग अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, डिजिटल भारत की ताकत बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है। हमारा सीबीएस तेजस्वी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, सीखिए, कमाइए और भारत को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पे आगे ग्लोबल चेस बोर्ड के बारे में बात करेंगे, शतरंज के बारे में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या गेम चल रहा है मोदी का, पुतिन का और सीआईए का। इस पे हम जो बात करने वाले हैं। मित्रों, अब कहानी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन दुनिया की राजनीति अब फिल्म से भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। और मैं बात कर रहा हूं उस थ्योरी की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मोदी असैसिनेशन प्लॉट इन चाइना। जी हाँ, वो एससीओ समिट वाली घटना जहां मोदी जी और पुतिन की वो कार वाली तस्वीर वायरल हुई थी, जहां प्रधानमंत्री ने खुद कहा था मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटा। और जब तालियां बजी तो उन्होंने पूछा ये खुशी इस बात की है कि मैं गया था, इस बात की कि मैं वापस आ गया, पूछ रहे थे वो। सुनने में हल्का मजाक था, लेकिन सोचिए उस वाक्य के पीछे छुपा खामोश संदेश क्या था। अब जो सामने आ रहा है वो सीधा सीआईए के दरवाजे तक जाता है। बांग्लादेश के ढाका के एक होटल में एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स ऑफिसर टेरिस अरवेल जैक्सन 27 अगस्त को चेक इन करता है और कुछ ही दिनों बाद मृत पाया जाता है। रिपोर्ट्स का कहना है ड्रिंक्स में पोलोनियम मिला था। जी हाँ, वही रेडियो एक्टिव पॉइजन जो केजीबी की फिल्मों में दिखाया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिकी दूतावास ने खुद उस बॉडी को उठा लिया, कमरा सील किया और मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि ये कोई आम ऑफिसर नहीं था। कहा जा रहा था उसे भेजा था भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स चल रहे हैं कि उसके उसे दो काम दिए गए थे। नंबर एक, सेंट मार्टिन आइलैंड पर बांग्लादेश सरकार को धमकाना। नंबर टू, भारत में बैठकर फंडिंग और अस्थिरता फैलाना, ताकि एससीओ समिट के दौरान मोदी को असहज किया जा सके। अब ध्यान दीजिए, इसी टाइम मोदी और पुतिन की कार वाली मीटिंग होती है। वो 30 मिनट का अनप्लान्ड डिस्कशन करते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन भी साथ चल रहा था। असल में वो एक सिक्योरिटी अलर्ट मूवमेंट था। सोचिए साथियों, जब सीआईए और डीप स्टेट मोदी को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो पुतिन ने अपनी कार में बैठाकर मैसेज दिया, यू आर नॉट अलोन भैया। यानी ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक ब्रदरहुड था। और यही वजह है कि मोदी जी वापस आते हैं, यूएनजीए नहीं जाते और अमेरिका से डिस्टेंस बना लेते हैं। यानी अब भारत किसी के दबाव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स पर अब यूएसए का कंट्रोल है, जैसा कि सीआईए के पुराने एजेंट जॉन किरियाकोव ने खुद स्वीकार किया। यानी अब पाकिस्तान की बटन वॉशिंगटन से दबती है और भारत कह रहा है हमारे निर्णय दिल्ली में होते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। यही तो नया भारत है, जहां नीति भी भारतीय है और नीति निर्माता भी भारतीय है। ये लड़ाई सिर्फ मोदी या पुतिन की नहीं है, ये लड़ाई है नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म की। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लोग आइडेंटिटी की तलाश में है, वहीं भारत कह रहा है हमारी पहचान सनातन है और हमारी शक्ति सत्य है। और यही वजह है कि अब दुनिया का हर देश राइट विंग की ओर झुक रहा है। ट्रंप से लेकर मेलोनी तक, मिलेई से लेकर नेतन्याहू तक, हर जगह एक ही आवाज है, हम अपने देश के लिए पहले, राष्ट्र सर्वप्रथम। और इस आंदोलन का आध्यात्मिक केंद्र भारत है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सब घटनाएं संयोग हैं या एक पूरा स्क्रिप्टेड पैटर्न? कमेंट में लिखिए। अवेक भारत, अवेयर भारत, जागा हुआ भारत, जागरूक भारत। और जो लोग चाहते हैं कि वो भी अपनी आवाज से, अपनी स्किल से भारत को मजबूत करें, उनके लिए संदेश यही है कि अपना एक डिजिटल एम्पायर बनाइए, करियर बिल्डिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए, सीबीएस तेजस्वी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है केवल दर्शक बनने का नहीं, डिजिटल वॉरियर बनने का वक्त है। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा साथियों, इस युग में जो राष्ट्र के साथ नहीं, वो इतिहास के साथ नहीं। भारत अब किसी के कंट्रोल रूम से नहीं चलेगा। भारत अब खुद अपनी पटकथा लिखेगा। भारत आकाश में उड़ान भरेगा, जो धर्म, अपने गौरव और अपने विज्ञान के साथ है। इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। जय सनातन, वंदे मातरम। और अगर आप मेरे साथ हैं तो चैट में लिखिए, भारत अवेकनिंग बिगिंस। जय हिंद, जय सनातन, जय